हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद IIT BHU से पास आउट हूँ इन द ईयर 2012 और मैं पिछले 7 साल से इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ और ढेर सारे बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो चलिए हम लोग अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से उसको समझते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एंटर कर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के सबसे बेसिक बातों से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मतलब कि छोटी छोटी बातों से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और उसको हम लोग और भी मजबूत बनाते चलेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे कंपाउंड को बोलते हैं। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। दैट इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें कौन सा ग्रुप हो जाए? कार्बोनिल ग्रुप है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग नाम दे सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। और दूसरी बात यह है कि केवल कार्बोनिल ग्रुप होना नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप और भी अलग अलग तरह के कंपाउंड में पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर फर्क क्या है? यहाँ पे फर्क ये है कि जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है दैट इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप। कि अगर हमने कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को हाइड्रोजन से अटैच कर दिया तो हमें एल्डिहाइड मिल गया। अगर हमने कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को हाइड्रोजन के अलावा हमने यहाँ पर एल्किल ग्रुप से अटैच कर लिया तो हमें एल्डिहाइड मिल गया। और अगर हमने कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को 2 एल्किल ग्रुप से हमने जोड़ दिया तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे? कीटोन का नाम देंगे। तो ये हो जाता है हमारा एल्डिहाइड। This will be called as aldehyde and this one will be called as कीटोन। इसको हमने नाम दिया कीटोन। कीटोन की खास बात यह है कि कीटोन में आपका R जो होगा, इसको R डैश कर लेते हैं, R इक्वल टू R डैश अगर हो गया, दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप बराबर हो गया, देन विल बी कॉल्ड एज सिमेट्रिकल कीटोन। दिस विल बी कॉल्ड एज सिमेट्रिकल कीटोन। क्या नाम देंगे बेटा? सिमेट्रिकल कीटोन का नाम देंगे। पर अगर R और R डैश बराबर नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोल देते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्या नाम देते हैं बेटा? अनसिमेट्रिकल कीटोन का हम लोग नाम दे देंगे। और यहाँ पे दोनों की दोनों एल्डिहाइड है और दिस इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फॉर्मल्डिहाइड का नाम देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। ये सारी छोटी छोटी बातें तो आपको पता ही होगा, पर मैंने सोचा कि इसको रिवाइज करते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। जल्दी से नोट करिएगा। तो यही होता है फ़र्क एल्डिहाइड और कीटोन में। तो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है और इस कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जो है वो किससे जुड़ा हुआ होता है वही डिसाइड करता है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। एल्डिहाइड कब? या तो दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाए, फॉर्मल्डिहाइड का केस, या एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप आ जाए, रेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड का केस। कीटोन ग्रुप कब? जब कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दैट विल बी कॉल्ड एज कीटोन। और कीटोन दो तरह का होता है, सिमेट्रिकल कीटोन एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन। नोट कर लीजिए इसको। सिमेट्रिकल कीटोन एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट। जैसे कि ये देखिए, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। अब यहां पर हमने क्या चीज जोड़ते हैं वही आपका क्या बनाएगा? दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। वही बनाता है एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप दैट विल बी कॉल्ड एज एल्डिहाइड और कीटोन। बेसिक सी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों पर हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ सवाल को करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़ा हुआ। IUPAC नेम लिखना है इन दोनों मॉलिक्यूल का। एक हमें लगता है कि एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और दूसरा हमें लगता है कि यहाँ पर कीटोन का मॉलिक्यूल है।
तो इन दोनों मॉलिक्यूल का हमें IUPAC नेम लिखना है। तो जल्दी से आप लोग IUPAC नेम लिखिए, 1 मिनट का समय देते हैं और 1 मिनट के समय में IUPAC नेम लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या लगता है कि इसका आंसर? एल्डिहाइड और कीटोन के, खासकर एल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने का 2 तरीका होता है। एक होता है आपका अल वाला नाम, दूसरा होता है कार्बल्डिहाइड वाला नाम। वो डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड के कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर हमने एल्डिहाइड के कार्बन को पेरेंट चेन में ले लिया, किस में ले लिया बेटा? पेरेंट चेन में ले लिया, तो हमारा सेकेंडरी सफिक्स जो बनेगा, मॉलिक्यूल का सेकेंडरी सफिक्स जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? अल वाला बन जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये हो जाएगा पेरेंट चेन। हमने एल्डिहाइड के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया। नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहां से एल्डिहाइड का कार्बन है, क्योंकि हम लोग फंक्शनल ग्रुप को हायर प्रायोरिटी देते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। तो यहाँ पे हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं इसका। देखिए नॉमेनक्लेचर इसका क्या हो जाएगा? चौथे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा 2,4 डाईमिथाइल, 2,4 डाईमिथाइल। रूट वर्ड 5 कार्बन का पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स सेकेंड कार्बन के बाद है ईन, तो हम लोग लिखेंगे पेंट 2 ईन। और फिर अल वाला नाम है तो 2 इन अल। अल के साथ पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहला कार्बन हमेशा एल्डिहाइडिक कार्बन ही होगा इस केस में। इसका एक और तरीका है नाम करने का। अगर हमने एल्डिहाइड के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया, अगर हमने एल्डिहाइड के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया, तो उस केस में हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो ये बन जाएगा। पेरेंट चेन विल बी दिस, कि हम ऐसे पेरेंट चेन को खोजेंगे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमें ये वाला पेरेंट चेन मिल गया जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। नंबरिंग करेंगे उधर से जिधर से एल्डिहाइड को नंबरिंग सबसे पहले मिल जाए, तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। तो चौथे कार्बन पर मिथाइल है, तो हम लोग लिखेंगे 4 मिथाइल, दैट विल बी कॉल्ड एज 4 मिथाइल। उसके बाद दूसरे का रूट वर्ड 5 कार्बन का, तो पेंट बनेगा। यहां पे भी रूट वर्ड पेंट बना। दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो ये लिख देंगे 2 इन। और फिर दूसरे कार्बन पर क्या है? कार्बल्डिहाइड ग्रुप है, तो लिख देंगे 2 कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड के साथ पोजीशन लिखना जरूरी है, क्योंकि यहां पर पोजीशन आइसोमर मिल सकता है। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेन 2 इन 2 कार्बल्डिहाइड। तो 2 नाम हो गया, एक अल वाला नाम हो गया और एक कार्बल्डिहाइड वाला नाम हो गया। अगर हम कीटोन के नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो कीटोन का जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें करने का केवल एक ही तरीका होता है, और वो तरीका है ओन वाला नाम। कौन सा नाम? ओन वाला नाम। और यहाँ पे हम लोग पेरेंट चेन को ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिससे कि कीटोन ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में आ जाए। तो देखिए कीटोन ग्रुप का कार्बन जो है पेरेंट चेन में आ गया। नंबरिंग हमें करना है, तो यहाँ पे देखिए इधर से भी अगर नंबरिंग करते हैं तो तीसरे कार्बन पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, इधर से नंबरिंग करते हैं तो तीसरे कार्बन पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप से यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाया। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग सीधे किस पर आ जाएंगे? प्रीफिक्स पे आ जाएंगे। यहाँ पर ब्रांचिंग दूसरे कार्बन पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ब्रांचिंग पहले कार्बन पे स्टार्ट हो रही है, तो इसी को हम लोग नंबरिंग करने का सही तरीका मान लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा क्लोरो और मिथाइल में से किसको पहले लिखा जाए? क्लोरो को, तो हमने नाम लिख दिया 1 क्लोरो। फिर चौथे कार्बन पर मिथाइल है, तो हमने लिख दिया 4 मिथाइल। फिर 5 कार्बन का रूट वर्ड है, तो पेंट। और तीसरा कार्बन जो है वो कीटोनिक है, तो पेंट, अच्छा पेंटेन हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स एन हो गया, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, पेंटेन। और फिर हो जाएगा 2 की 3 ओन, तो यहां पे हम लिख देंगे पेंटेन,
3 ओन, एन का ई हटा देंगे क्योंकि वोवेल रिपीटिशन हो रहा है, तो हो जाएगा नाम 1-chloro-4 मिथाइल पेंटेन 3 ओन, एकदम सिंपल सा नाम। तो इस तरीके से आप लोग नॉमेनक्लेचर को कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिएगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर यहाँ पे सवाल पूछ देता है सीधे सीधे नॉमेनक्लेचर से ही। तो इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, अल वाला नाम, कार्बल्डिहाइड वाला नाम और ओन वाला नाम, ठीक है। आई होप कर लिया होगा। क्या हम लोग आगे बढ़ा जाएं? तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले स्लाइड में हम क्या बात करते हैं, एक और क्विज है, और यहाँ पे क्विज जो होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ गया है स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में पूछ रहा है। C3H6O का कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो जाता है कि हमसे पूछा जाता है कि एक फॉर्मूला दे दिया जाता है और उस फॉर्मूले के आधार पर पूछा जाता है कि यहाँ पर कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने से हमारे आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर का कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। वो 50% हमारे बर्डन को रिड्यूस कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कि हमारे मॉलिक्यूल में कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो सकता है या फिर कितना साइक्लिक स्ट्रक्चर, किस किस तरह के स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी बन सकती है। C3H6O डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मुफ्त में 1 लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में आता है, और 1 लिखने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। कितना कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम है, तो 3 हमने ऐड कर दिया, क्योंकि कार्बन जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को 1 की वैल्यू से बढ़ाता है। कार्बन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को 1 की वैल्यू से बढ़ाता है। 1 हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि एक नियम चलता है, फॉर्मूला वाइज चलता है। हाइड्रोजन जो है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को आधे की वैल्यू से घटाता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, घटाता है मतलब माइनस, आधे की वैल्यू से। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, तो 6/2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्योंकि ये डाईवैलेंट एटम होता है। तो डाईवैलेंट एटम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। टेट्रावैलेंट एटम 1 से बढ़ाता है, ट्राईवैलेंट एटम 1.5 से बढ़ाता है, और मोनोवैलेंट एटम आधे से घटाता है। सीधे देखिएगा, आपके फॉर्मूले में अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे पहले क्या कर दिए, 1 लिख दीजिए। हमने 1 लिख दिया। उसके बाद जो वैलेंसी है उसी की वजह से, उसी के हिसाब से जो वैलेंसी है उसी के हिसाब से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बढ़ता है या फिर घटता है। अगर टेट्रावैलेंट है जैसे कि कार्बन, वो 1 की वैल्यू से बढ़ता है। अगर ट्राईवैलेंट है जैसे कि नाइट्रोजन, वो 1.5 की वैल्यू से बढ़ता है। अगर डाईवैलेंट है जैसे कि ऑक्सीजन, तो वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। अगर मोनोवैलेंट है जैसे कि हाइड्रोजन या फिर हेलोजन, तो वो आधे की वैल्यू से घटाता है, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 + 1 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आने का मतलब हमारे मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड जो है वो 1 हो सकता है, या फिर हमारे मॉलिक्यूल में साइक्लिक स्ट्रक्चर की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितने अमाउंट से? 1 अमाउंट से। दोनों में से कोई भी है। एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मतलब कि या तो 1 डबल बॉन्ड है हमारे मॉलिक्यूल में, या तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूले से और देखते हैं कि कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो यहां पर C3H6O है, तो C3H6O में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड बनाता नहीं है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होगा वो कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है या फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है। सबसे पहले हम लगाते हैं कार्बन ऑक्सीजन। इधर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, मतलब कि क्या हुआ, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। कितना कार्बन और लगाना है? 3 कार्बन कुल था, 1 मैंने यहां पे लगा दिया, तो कितना बचा है? 2 बचा हुआ है, मतलब कि यहां पे हमने लगा दिया CH3 और ये हो गया CH2। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, C3H6O हो गया, मतलब कि एक एल्डिहाइड होगा। इसकी पोजीशन को हम लोग शिफ्ट करते हैं। अगर इसकी पोजीशन को, कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन को बीच में शिफ्ट करेंगे तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर कीटोनिक ग्रुप हो गया, मतलब कि पहला स्ट्रक्चर ये बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा। फिर क्या है, मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में लगा सकते हैं, या डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी लगा सकते हैं। तो अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगाते, हम किसके बीच में लगाते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो 3 कार्बन हमें लगाना है, तो हमने 3 कार्बन को लगा दिया।
और इस कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए यहां पे अगर हम लोग वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा एक ऑक्सीजन बचा हुआ है तो हमें ऑक्सीजन को भी क्या करना है, जोड़ना है। तो ऑक्सीजन जो है OH के फॉर्म में जुड़ सकता है। तो OH के फॉर्म में जोड़ने का यहां पर 3 तरीका हो सकता है, या तो हम यहां पे OH जोड़ दें, या तो हम यहां पे OH जोड़ दें, और या तो हम यहां पे OH जोड़ दें। वैलेंसी को सेटिस्फाई करिए, 1 2 3 4, और यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4, देखिए 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। यहां पे भी देखिए CH2 हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां पर CH3 हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो गया। यहां पर 1 2 CH2 हो जाएगा, यहां पर CH हो जाएगा, और यहां पर CH2 हो जाएगा। तो मतलब कि इन ऑल वाला केस 3 तरह का बनेगा, 1 2 3। तो यहां पर हमने अनसैचुरेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया, तो 3 4 5 बन गया। अभी कुछ और स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि हम इसी में ईथर में भी जा सकते हैं। 5वें के बाद छठा देखेगा ईथर का। ईथर में हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। हमने 2 कार्बन इधर लगा दिया, बीच में ऑक्सीजन लगा दिया, इधर 1 कार्बन लगा दिया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है तो हमें डबल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के और कार्बन के बीच में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा केवल 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास केवल यही एक ऑप्शन है। तो देखिए यहां पर CH2 हो जाएगा, यहां पर H हो जाएगा, यहां पर CH3 हो जाएगा। बन गया ना C3H6O। तो मतलब कि अनसैचुरेटेड ईथर भी एक बन सकता है, 1 अनसैचुरेटेड ईथर और 3 अनसैचुरेटेड अल्कोहल। क्या और कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है? मुझे लगता है कि अभी साइक्लिक वाले की हमने अभी बात नहीं किया है, तो चलिए हम लोग साइक्लिक वाले की भी बात कर लेते हैं। और साइक्लिक वाले की बात करेंगे तो हमने यहां पर 3 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया और यहां पे लगा दिया OH लगा दिया। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा CH2 हो जाएगा, इधर आपका CH हो जाएगा और ऊपर OH हो गया। मतलब कि साइक्लिक अल्कोहल एक बन गया। क्या बन गया बेटा? साइक्लिक अल्कोहल भी एक बन गया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि साइक्लिक ईथर में आ जाते हैं। जब साइक्लिक ईथर में आएंगे तो देखिए पहला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, और फिर एक और साइक्लिक ईथर में जाते हैं तो यहां पे देखिएगा दूसरा स्ट्रक्चर ये भी बन जाएगा बेटा। फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, CH3 लगा देंगे। तो इस तरीके से यहां पर कुल 9 स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है। जल्दी से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए। यहां पे देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, IIT लेवल पर तो काफी अच्छा हमें ये सवाल लगता है कि सीधे आपको फॉर्मूला दे दिया जाए और पूछा जाए कि कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, तो यहां पर इतना स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा। एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी, कीटोन की पॉसिबिलिटी, अनसैचुरेटेड अल्कोहल की पॉसिबिलिटी, अनसैचुरेटेड ईथर की पॉसिबिलिटी, साइक्लिक अल्कोहल की पॉसिबिलिटी, और किसकी पॉसिबिलिटी है बेटा, और साइक्लिक ईथर की पॉसिबिलिटी, और 2 तरह का साइक्लिक ईथर यहां पर बन गया। ठीक है, तो देयर विल बी 9 स्ट्रक्चर। नोट कर लिया बेटा? आपको 15 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से नोट करिएगा। नोट करते चलिए जल्दी जल्दी, एकदम एक्टिव मोड पे रहिए, विदाउट लूजिंग योर माइंड, विदाउट लूजिंग योर फोकस, स्टे कनेक्टेड। नोट कर लिया? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। जल्दी से देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो केवल पहला मेंबर एल्डिहाइड का गैस होता है, अगले के 10 मेंबर कलरलेस लिक्विड होता है, और उसके बाद क्या होता है, सॉलिड होता है। रीजन क्यों ऐसा हो रहा है कि पहला मेंबर जो है वो गैस है, अगले 10 मेंबर जो है वो लिक्विड है, और उसके आगे के 10 मेंबर जो है वो क्या है बेटा, सॉलिड है। इस वजह से, क्योंकि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेगा, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे जैसे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे गैस जो है लिक्विड में चेंज करेगा, लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज करेगा। ठीक यही कहानी आती है कीटोन की भी, पर कीटोन में गैसेस कीटोन नहीं होता है। पहला 11 कीटोन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। मतलब कि अगर हम एसीटोन से ही स्टार्ट करते हैं, एसीटोन हो गया, ब्यूटेनोन हो गया, इसी तरीके से स्टार्टिंग के
11 कीटोन लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, उसके बाद क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। रीजन इज द सेम, एल्किल ग्रुप की संख्या, एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन में केवल फॉर्मल्डिहाइड गैस के फॉर्म में होता है, उसके बाद लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में होता है। और कीटोन में कोई भी गैसियस कीटोन नहीं होता है, सब या तो लिक्विड के फॉर्म में रहेंगे या तो सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, इनका स्मेल जो होता है थोड़ा सा प्लेजेंट होता है, महकने में थोड़ा सा फ्रूटी टाइप का लगता है। और फिर अगर बात करते हैं, लोअर मेंबर आर सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर मेंबर कीटोन होते हैं या फिर लोअर मेंबर एल्डिहाइड होते हैं वो सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पर बॉन्ड कुछ ऐसा होता है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर बात किया जाए तो sp2 होता है। sp2 का मतलब यहाँ पे एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का। जब एंगल यहाँ पर 120 डिग्री का हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या है, या तो हाइड्रोजन है या तो आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है, जैसे कि ये हमने एल्डिहाइड की बात कर लिया है। और कार्बन और ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो कार्बन पर 4 बॉन्ड है और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। अगर हम लोग वाटर के साथ इसको ऐड करते हैं, वाटर में इसको ऐड करते हैं तो वाटर में H2O मॉलिक्यूल होता है और H2O मॉलिक्यूल पोलर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल जो होता है वो सॉल्युबल होता है। पर यहां पर एक कैच है। कैच क्या है कि केवल लोअर मेंबर ही क्या है बेटा, सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप में कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि जो आपका एल्किल ग्रुप होता है वो नॉन पोलर ग्रुप होता है और नॉन पोलर ग्रुप कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई ओनली लोअर मेंबर आर सॉल्युबल इन वाटर एंड हायर मेंबर आर इनसॉल्युबल इन वाटर या फिर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। समझ में आई बात। एक और बात आपको बताना चाहते हैं, वो है बॉइलिंग पॉइंट से जुड़ी हुई, कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एल्केन से, किससे कंपेयर करते हैं बेटा, एल्केन से हम लोग कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को। अगर हमने एल्केन से कंपेयर किया और एल्केन में भी क्या, सेम मॉलिक्यूलर मास, सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर होना चाहिए तभी कंपैरिजन हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो उस केस में देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से हायर होता है, पर वहीं अगर हम लोग एल्कोहल से अगर कंपेयर करें तो ये क्या होता है, लोअर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्कोहल में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्केन में होता है वैन डर वाल। और एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन क्या है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन आपका पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल में होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और इसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो पाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द वीक, कमजोरों में सबसे मजबूत है, कमजोरों में या कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वैन डर वाल की बात करते हैं तो सबसे कमजोर यही होता है, मतलब कि कमजोर में भी सबसे कमजोर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एल्केन में देखा जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में देखा जाता है। सो दैट्स व्हाई इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की, यहां पर है पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल में होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि वैन डर वाल फोर्स से मजबूत होता है बट हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर होता है। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट यहां पे आ जाता है मीडियम लेवल का। तो इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना बेटा। ओके
आई होप नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी कैसे प्रभावित होती है। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, मेन हम लोग फोकस करते हैं कार्बोनिल ग्रुप पर, क्योंकि यही कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है बोथ न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सेंटर की तरह काम करता है। मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप पर हम इलेक्ट्रोफाइल का भी एडिशन कर सकते हैं और किसका एडिशन कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का भी एडिशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये है कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बोनिल ग्रुप में मौजूद है कार्बन और ऑक्सीजन। इधर क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल देखना है यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन। अब क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर होता है। कैसे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा क्या, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वहीं अगर देखा जाए तो इसमें आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी लग जाता है। क्या लग जाता है बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी लग जाता है। और जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगता है तो कहानी क्या हो जाती है, कहानी कुछ ऐसे दिखने लगती है। यहां पर पाई बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक करके किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन के साथ जो दो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो रहेगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन पॉइंट पे कौन अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पॉइंट पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे आके अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाकर कार्बन पे अटैक करेगा। मतलब कि यहां पर कार्बोनिल ग्रुप कैसा रिएक्शन देता है, कार्बोनिल ग्रुप आपका एडिशन रिएक्शन को प्रिफर करता है। एडिशन रिएक्शन को क्या करता है, प्रिफर करता है। तो यहां पे एडिशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही यहां पर अटैक करता है। पर सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कौन पहले अटैक करेगा, हु विल बी द वन टू अटैक द कार्बोनिल ग्रुप। क्या इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। तो ऐसा अगर आपको समझना है तो उस केस में आपको दोनों से अटैक करा के देखना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर अटैक करा दिया, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल किससे अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक करेगा। और जब ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक करेगा तो यहां का पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर चला जाएगा। और ऐसा होने के बाद यहां पर आपको कार्बन पे पॉजिटिव मिल जाएगा और फिर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। तो हमने यहां पे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया। अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, न्यूक्लियोफाइल किससे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा किससे बेटा, कार्बन के सेंटर से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के सेंटर से अटैक करेगा। जब कार्बन के सेंटर से अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पर जाएगा। पाई बॉन्ड को तो ऑक्सीजन पे जाना ही जाना है, तो यहाँ पे कार्बन पर अब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक ऊपर वाला इंटरमीडिएट बनने की पॉसिबिलिटी है और एक नीचे वाला इंटरमीडिएट बनने की पॉसिबिलिटी है। अब हमें डिसाइड करना है कि ऊपर और नीचे में से कौन सा पाथ फॉलो करेगा। अब जहां पर स्टेबिलिटी अच्छी होगी वहीं पर पाथ को क्या करता है, ये फॉलो करता है। जैसे कि ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बेटा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। और नीचे देखेंगे तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें से कौन सा चार्ज ज्यादा अच्छे पोजीशन पर है, तो हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल बी मोर स्टेबल। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है बेटा,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छी हो रही है, तो इस वजह से इसी पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। यहाँ पे देखिए इस केस में पूरा का पूरा ऑक्टेट जो है वो कंप्लीटेड है। इस केस में अगर बात करेंगे तो सारा का सारा ऑक्टेट क्या है बेटा, कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। दैट इज द केस ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट। वहीं ऊपर देखिए यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इस वजह से इसी पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। मतलब कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है और फिर इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है। अगर पूछता है कि कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से कौन सबसे पहले अटैक करेगा, तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए, इट इज द न्यूक्लियोफाइल विच विल बी अटैकिंग फर्स्ट फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी बच्चा लोग। जल्दी बच्चा लोग जल्दी से नोट करिए। आई होप नोट कर लिया होगा, बढ़िया। इसी में कुछ और बातें नोट करवा देते हैं। क्या था यहाँ पर, देखते हैं, कुछ लिखा हुआ बात मैंने यहाँ पर किया था, कुछ पॉइंट लिखा है उसको देख लेते हैं। हाँ, रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक विल डिपेंड ऑन द इंडक्टिव। एक और बात है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, ये तो हमें बात समझ में आ गई कि अब न्यूक्लियोफाइल कहां पर जल्दी अटैक करता है। जहां पर न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करेगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब ये है कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है क्या, स्टीयरिक इफेक्ट। जैसे कि अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, किसकी बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट को देखने के लिए हम तीन कार्बोनिल ग्रुप को हम एनालाइज करते हैं। पहला कार्बोनिल ग्रुप में हमने हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरा कार्बोनिल ग्रुप में हमने हाइड्रोजन के साथ CH3 लगा दिया, और तीसरा कार्बोनिल ग्रुप में हमने CH3 दोनों तरफ लगा दिया। बस हमें क्या है, हमें ये मतलब करना है कि हाइड्रोजन और एल्किल ग्रुप को ही हम लोग बस चेंज कर सकते हैं। दोनों, पहले में दोनों हाइड्रोजन, दूसरे में हाइड्रोजन मिथाइल या एल्किल, और तीसरे में दोनों एल्किल ग्रुप हमने कर दिया है। अब डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। अब देखिए, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसको पसंद है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट, मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी अच्छी है वहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक अच्छा होगा। अब देखते हैं कहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी अच्छी है। कार्बन पर ही इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी। क्या पड़ेगा, कार्बन पर ही इलेक्ट्रॉन की कमी यहां पर पड़ेगी। हाइड्रोजन जो है एक रेफरेंस एटम की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं कि हाइड्रोजन ना तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ना तो घटाता है, वो एक रेफरेंस वैल्यू की तरह काम करता है। पर अगर हम बात करते हैं मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और प्लस आई इफेक्ट लगाने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर को क्या करेगा, घटाएगा। यहां पे दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और जब प्लस आई इफेक्ट दोनों तरफ से लगेगा तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव की कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अमाउंट से घटा देगा, मतलब कि ज्यादा घटाएगा। तो कहां पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा घटा, यहां पर, मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उतनी भी अच्छी नहीं हुई जितना होना चाहिए था। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करने से परहेज करेगा। अटैक करने के पहले सोचेगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी अच्छी है ही नहीं तो वहां पर हम क्यों अटैक करें। न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी अच्छी वैल्यू से है, जैसे कि यहां पर। तो अगर रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो ये वाला होगा, फिर अदर एल्डिहाइड हो जाएगा और फिर कीटोन हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी का ट्रेंड, दिस इज द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी।
दिस इज द ट्रेंड ऑफ रिएक्टिविटी। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टीयरिक फैक्टर, स्टीयरिक फैक्टर को हम लोग और नाम देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउडिंग इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज क्राउडिंग इफेक्ट। भीड़ भाड़ हमने लगा दिया। जैसे कि इसी को हम लोग कंपेयर करते हैं, यहां पे क्या है, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन और फिर मिथाइल है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और फिर मिथाइल है, और क्या है बेटा, मिथाइल है। तो इस केस में अगर बात करते हैं कि तो कहां पर अटैक अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू स्टीयरिक फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर में हम लोग क्राउडिंग को देखते हैं। यहां पर हाइड्रोजन जो होता है वो स्मॉल एटम है, क्या है बेटा, स्मॉल एटम है, तो यहां पे क्राउडिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह मिल जाती है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अच्छे से अटैक करेगा। यहां पे देखिए CH3 ग्रुप एक बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप होने की वजह से यहां पे क्राउडिंग बढ़ जाती है, और जब यहां पर, अच्छा ये बल्की ग्रुप है, लिख देते हैं, तो यहां पे क्राउडिंग बढ़ जाती है, और जब क्राउडिंग बढ़ जाती है तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। यहां पे देखिए दो एल्किल ग्रुप है, तो यहां पर क्राउडिंग अच्छा खासा हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक काफी अच्छी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर रिएक्टिविटी की बात किया जाए तो रिएक्टिविटी कहां पे अच्छी है, तो रिएक्टिविटी वहीं पर अच्छी होगी जहां पे क्राउडिंग कम है। जैसे जैसे क्राउडिंग को बढ़ाएंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, और घटेगा। मतलब कि चाहे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें चाहे स्टीयरिक इफेक्ट की बात करें, दोनों ही केस में फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन काफी तेज होगा, अदर एल्डिहाइड का रिएक्शन स्लो होगा, और कीटोन का रिएक्शन काफी स्लो हो जाएगा। दोनों ही तरीके से नोट कर लीजिएगा। इधर से इधर करने पर, इधर से इधर जाने पर क्राउडिंग इंक्रीजेस, और हम लोग लिखेंगे रिएक्टिविटी क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। एक किसका ट्रेंड हो गया, रिएक्टिविटी का ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो दैट इज द केस ऑफ रिएक्टिविटी। नोट कर लीजिएगा बच्चा लोग। अब इसमें देखिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्राउडिंग को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ इंडक्टिव इफेक्ट को देख रहे हैं। अगर यहीं पर कोई एल्किल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लग गया, मतलब कि हमने CH3 में से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगा दिया या फ्लोरीन लगा दिया, तो फ्लोरीन और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, -I इफेक्ट लगाता है। तो -I इफेक्ट की वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी हद तक घट जाएगी, तो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, काफी हद तक इंक्रीज कर देगा। चलिए अच्छा, प्रिपरेशन की बात करते हैं। जैसे कि ये जो हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, नॉमेनक्लेचर पार्ट हो गया और आइसोमेरिज्म पार्ट हो गया। सवालों को लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। हम बस आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से सवाल बन सकता है। तो हम लोग अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और सबसे पहला होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहला है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि अगर हमें एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना है तो सबसे पहला तरीका होता है कि हम लोग अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्कोहल का इस्तेमाल भी किस में करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करेंगे, जैसे कि K2Cr2O7 इन डाइल्यूट H2SO4, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, तो इसमें होता है पिरिडीन होता है, पिरिडीन होता है प्लस क्लोरोक्रोमेट है तो CrO3 होता है और प्लस HCl होता है। दिस इज कॉल्ड एज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। फेंटॉन्स रीजेंट भी एक होता है। फेंटॉन्स रीजेंट में आपका होता है फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। ये सब आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लिया है, हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं ले लेते हैं। तो अगर आपने अल्कोहल लिया है, क्या लिया है बेटा, अल्कोहल लिया है,
और एल्कोहल को अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करोगे, तो यहां पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। एल्डिहाइड कब बनेगा? जब हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल होगा। क्या होगा? 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो क्या बनाएगा? कीटोन बनाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल ना तो एल्डिहाइड बनाता है ना तो कीटोन बनाता है, वह या तो रिएक्शन करेगा नहीं, या तो अगर रिएक्शन करेगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। पर अगर हमने यहां पर एल्कोहल ले लिया और एल्कोहल के साथ हमने यूज कर लिया क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में हमें यहां पे मिलने लगेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिल जाएगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन को और ज्यादा ऑक्सीडाइज कर जाएगा, अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने कुछ नाम आपको बता दिया है। सवालों में ज्यादातर पीसीसी का इस्तेमाल करता है और K2Cr2O7 का इस्तेमाल करता है। पीसीसी हम लोग ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि पीसीसी इतना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये तो केवल एल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको छूता भी नहीं है, उसको टच भी नहीं करता है। तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कर लीजिए। कर लिया। इसी में एक सवाल ये है, जैसे कि ये देखिएगा CH3CH CH3OH, ये कौन सा एल्कोहल है? यहां पर मिल गया हमें सेकेंडरी एल्कोहल। क्या है बेटा? सेकेंडरी एल्कोहल है। और सेकेंडरी एल्कोहल में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया इन द डाइल्यूट H2SO4। और यहां पे सिचुएशन को हम लोग कोल्ड बनाते हैं, ठंडा रखते हैं, मतलब कि रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में कराते हैं। तो सेकेंडरी एल्कोहल यहां पे क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर जाएगा। किस में? कीटोन में ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। दैट विल बी द फॉर्मिंग अ कीटोन। क्या बन गया बेटा? कीटोन यहां पर बन गया। बस उसने किया क्या? ये वाले हाइड्रोजन को और ये वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इसी तो कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल क्या बनाएगा? कीटोन बना देगा। वहीं अगर यहाँ पे कोई प्राइमरी एल्कोहल होता तो वो क्या बनाता? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता। ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे कि ये वाला देखिएगा, इसको पूरा मिटाते हैं। ये देखिएगा PCC इन CH2Cl2। तो PCC के प्रेजेंस में यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर सेकेंडरी एल्कोहल है। देखिए पहचानिएगा, सबसे पहले यहां पर हमने क्या लिया है? सेकेंडरी एल्कोहल का हमने यूज किया है। और सेकेंडरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट कर जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट कर जाएगा। और जब कीटोन में कन्वर्ट करेगा तो देखिए यहां पर बनेगा क्या? डबल बॉन्ड जैसे है वैसे ही रहेगा और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। दैट विल बी द प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ PCC। डबल बॉन्ड वैसे की वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, केवल क्या हो जाएगा? OH को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर जाएगा, कीटोनिक ग्रुप बना देगा। आसान सा सवाल है प्रिपरेशन का और सबसे कॉमन भी है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप याद कर लीजिए।
जैसे कि मैंने 3 नाम दिया हुआ है, जैसे जैसे रिएक्शन हम लोग और करेंगे वैसे वैसे कुछ और नाम भी आते जाएंगे, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी बस इतना ही देखते हैं। पीसीसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेंटॉन्स रीजेंट तो उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है जितना ज़्यादा पीसीसी इस्तेमाल किया जाता है, पर कभी कभी K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, कुछ और प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे कि कैटालिटिक डीहाइड्रोजिनेशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन देखिएगा, एक ये है और एक ये है, 2 रिएक्शन है। जैसे कि यहां पे देखिए कौन सा एल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, तो दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल। और 1 डिग्री एल्कोहल को हमने कॉपर, ये कॉपर स्मॉल में है, Cu है, U इज इन स्मॉल, ठीक है, और ये भी क्या है, कॉपर है। और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर आपका 1 डिग्री एल्कोहल की बजाय यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल है। क्या है बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल है। तो जब कॉपर के प्रेजेंस में इसको हम लोग हीट करते हैं तो डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, और जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ पे हमें मिल जाता है CH3CHO, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अच्छा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। छोटा छोटा सा रिएक्शन है, इसको नोट करते चलिए। कैटालिटिक डीहाइड्रोजिनेशन, कैटलिस्ट का यूज करके हम लोग डीहाइड्रोजिनेशन, CH2Cl2 का यूज किया है सर। CH2Cl2 जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। CH2Cl2 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ये केवल सॉल्वेंट का ही काम करता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। CH2Cl2 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। जैसे नहीं था CCl4 होता है, CaCl3 होता है, ये सब सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वैसे यहाँ पे भी CH2Cl2 सॉल्वेंट की तरह काम करता है, नथिंग एल्स। वेरी गुड विकास, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। इसको नोट करिएगा। अगला कुछ और प्रिपरेशन, जैसे कि हमने 2 दे दिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटालिटिक डीहाइड्रोजिनेशन, और एक होता है यूज ऑफ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन एसीटोन। एसीटोन भी यहां पर क्या करेगा, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, तो हमने यहां पर एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का यूज किया है। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, एल्कोहल को आप एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल है, तो सेकेंडरी एल्कोहल, डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड को ये टच नहीं करता है, ये भी एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड हमने ले लिया है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एसीटोन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी वही है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो यहाँ पर CH3 थ्राइस CO, और ये 3 टाइम्स होता है। क्या होता है यहाँ पर, 3 टाइम्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो एसीटोन के प्रेजेंस में ओके, लिमिटेशन कुछ लिमिटेशन है और सिंपल सा है, जैसे कि ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल विल गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली, बट 3 डिग्री एल्कोहल विल गिव एल्कीन। अगर हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया CH3, बाद में C यहाँ पर लगा दिया, CH3 यहाँ पे लगा दिया, CH3 और यहाँ पे लगा दिया क्या, OH अगर हमने लगा दिया, तो इस केस में क्योंकि यहां पर नो हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है,
तो यहाँ पर जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन पार्ट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे अगर हम लोग ज़्यादा ही हीट का इस्तेमाल कर लेते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए सर, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ये बात बताइए कि अगर प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, तो टर्शरी अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ भी क्यों नहीं देता है, या टर्शरी अल्कोहल कोई और कंपाउंड क्यों देता है, एल्डिहाइड कीटोन क्यों नहीं देता है? तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक ये बन जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इस वजह से वहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन आसानी से हो जाता है। पर टर्शरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से वहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। एक क्विज हम आपके लिए लेके आए हैं और क्विज से हम लोग कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि बड़ा अच्छा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, मुझे तो बड़ा ये इक्वेशन बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इसमें अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि हमने लिया है CH3 CH2 CHCl2, मतलब कि डाइक्लोरो एल्केन का हमने यूज किया है। 2 क्लोरीन ग्रुप है, तो 2 क्लोरीन ग्रुप होना भी चाहिए, उसके पीछे मैंने रीजन लिया है। और यहाँ पे हमने किसके साथ रिएक्शन कर लिया है, एक्वस KOH। देखिए KOH जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। KOH एक हो सकता है एक्वस के फॉर्म में, और KOH आपका हो सकता है एक एल्कलीन हो सकता है, एल्कलीन KOH। दोनों का रिएक्शन अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर हम एक्वस KOH लेते हैं तो यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। दिस विल गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहीं अगर हमने एल्कलीन ले लिया तो इस केस में KOH जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोमोट करता है, इट विल प्रोमोट एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। दोनों का अपना अलग अलग काम होता है। अगर KOH दिया हुआ है तो उसमें देखिए कि KOH का मीडियम क्या है, एक्वस है कि एल्कलीन है। अगर एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, और अगर एल्कलीन आ गया तो एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन में इन द केस डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। ये किस में हो जाता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है। दैट विल बी केस ऑफ अल्कोहल फॉर्मेशन। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा इसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे केस किसका है, एल्किल हैलाइड का हम लोग केस लेते हैं। तो इस केस में KOH हमने कौन सा इस्तेमाल किया, एल्किल हैलाइड में अगर KOH एक्वस है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और एल्किल हैलाइड के केस में KOH एल्कलीन है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होकर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से यहाँ पर एल्कीन का या फिर एल्काइन का फॉर्मेशन हो सकता है, दोनों एल्कीन का या फिर एल्काइन का फॉर्मेशन हो सकता है। समझ में आई बात बच्चा? चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने सवाल पर आते हैं। ये तो हो गई एक्स्ट्रा नॉलेज। सवाल पे आते हैं। यहां पर CH3 CH2 CHCl2 है और हमने लिया है एक्वस KOH, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देता है। तो ये जो है सबसे पहले कन्वर्ट करेगा। अगर हमने पहला KOH लिया तो ये कन्वर्ट कर जाएगा सबसे पहले CH3 CH2 CH, Cl2 है ना, तो एक Cl को OH से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे Cl बन जाएगा।
फिर जब हम लोग फिर से KOH मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है KOH हमारे पास एक्वस अमाउंट में है और ढेर सारे अमाउंट में है। ये सब क्या है? एक्वस है। ये भी क्या है बेटा? एक्वस है। तो यहां पे जो दूसरा क्लोरीन है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। किससे? वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे बेटा? OH से। तो ये OH तो पहले से ही बना था और ये क्या हो गया? OH हो गया। दिस विल बी द प्रोडक्ट A। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? A प्रोडक्ट। A प्रोडक्ट ये हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड एज जेम डाइऑल। जेम डाइऑल। ये जो जेम डाइऑल होता है वो अनस्टेबल होता है। देखिए दो तरह का डाइऑल होता है, एक होता है जेम डाइऑल और दूसरा होता है विसिनल डाइऑल। जेम डाइऑल और दूसरा होता है विसिनल डाइऑल। जेम डाइऑल मतलब कि सेम कार्बन पर, विसिनल डाइऑल मतलब कि एडजेसेंट कार्बन पर। क्योंकि यहां पे सेम कार्बन पर दोनों OH ग्रुप है, डाइऑल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जेम डाइऑल। और दूसरी बात यह है कि जेम डाइऑल जो होता है वो अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल फिर खुद को स्टेबल में कन्वर्ट करता है और यहां पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। और जब यहां पर H2O मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहां पे हमें मिल जाएगा CH3 CH2 और ये क्या हो जाएगा? CHO। क्या हो जाएगा? CHO। मतलब कि A वो हो गया और B ये हो गया। तो A आपका क्या बन जाएगा? जेम डाइऑल बन जाएगा और B क्या बन जाएगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? हल्का सा हीट करेंगे। तो जेम डाइऑल और जेम डाइऑल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज द केस ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है। अगर यहीं पर पूछ देता एक्वस की जगह एल्कलीन ले लेता तो सबसे पहले एक H और एक Cl निकलता, डबल बॉन्ड बनता, फिर दूसरा H और दूसरा Cl निकलता और ट्रिपल बॉन्ड बनता। मतलब कि अल्टीमेटली यहां पर क्या बन जाता है? एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता। एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कलीन KOH अगर हमने इस्तेमाल कर लिया होता तो एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाता। समझ में आई बच्चा? चलिए एक और सवाल को हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए यहीं पर अगर Cl जो होता, Cl2, दोनों Cl2 सेम कार्बन पे होना जरूरी है बेटा। जेम डाइऑल बनाना है तभी क्या होगा? एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ये Cl2 टर्मिनल पर था तो एल्डिहाइड बन गया। अगर यही Cl2 बीच वाले कार्बन पे कहीं पे भी आ जाता, टर्मिनल पर नहीं आता, तो उस केस में एल्डिहाइड की जगह कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता। एल्डिहाइड की जगह कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता। जैसे कि अगला क्विज एक ये है, बड़ा अच्छा सवाल है। यहां पर इसको ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, ओजोन के प्रेजेंस में लाइसिस होता है, ओजोनोलाइसिस। और यहां पे हमने यूज किया है डबल बॉन्ड, मतलब कि एल्कीन का केस है। अगर हमें एल्कीन दे दिया जाता है तो एल्कीन का इस्तेमाल करके हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है? केवल ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना है और उसके बाद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर भी हमें ऐड करना पड़ता है। तो यहां पे सबसे पहले ए जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज अडक्ट, मतलब कि कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं कैसे। जब यहां पर हमने लिया है CH3 और लिया है CH2, यहां पे डबल बॉन्ड है और फिर यहां पर क्या है बेटा? यहां पे CH2 नहीं होगा, यहां पर CH होगा केवल, सॉरी, यहां पे केवल क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। टेट्रावैलेंसी डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। टेट्रावैलेंसी डिससेटिस्फाइड होने की वजह से यहां पे गड़बड़ा जाएगा मामला। यहां पे हो गया CH और फिर क्या हो गया? CH3। इसको और अच्छी तरीके से लिखते हैं। देखिए और अच्छी तरीके से हम कैसे लिखते हैं, हटा देते हैं सब। जैसे कि ये हो गया, इसको हटा दिया और ये इसको हटा दिया। यहां पे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे हमने लगा दिया CH3 और यहां पे हमने लगा दिया H।
यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, आपका मन करता है तो नीचे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे हमने लगा दिया H। यही केस है, इस मॉलिक्यूल को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से नोट कर लिया। जब इसको हम लोग ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं, O3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एडक्ट का फॉर्मेशन बनता है, और एडक्ट क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन कार्बन अपनी जगह पे रहेगा, डबल बॉन्ड पर ही एडक्ट बनता है, मतलब कि एक ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, दो ऑक्सीजन नीचे परऑक्सी लिंकेज के फॉर्म में जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा क्या, H। दिस इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि ओजोन जो आया वो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड पर ही जाकर जुड़ेगा। एडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो गया। बाद में जब अच्छा ये हो गया आपका A, ये क्या हो गया, दिस विल बी द A, ये A हो गया, A का फॉर्मेशन हो गया। बाद में जब हम इसको जिंक और H2O से हम लोग रिएक्ट कराते हैं, किससे बेटा, जिंक और H2O, ये जो है अब लाइसिस का काम करता है, दिस इज एक्टिंग फॉर द लाइसिस। इसीलिए तो हमने बोला था ओजोनोलाइसिस, पहले ओजोन का एडिशन होता है फिर लाइसिस होता है, और लाइसिस भी बड़ी अच्छी तरीके से यहां पर होता है। देखिएगा लाइसिस यहां पे कैसे होता है, यहां से लाइसिस करेगा और यहां से लाइसिस करेगा, मतलब कि एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जाएगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जाएगा, और एक ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ चला जाएगा, क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। तो यहां पे देखिए जब ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर था CH3 और यहां पे था H, और दूसरा यहां पे वाला ये बन जाएगा, तो यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर था CH3 और नीचे था क्या, H, मतलब कि दोनों प्रोडक्ट सेम तरह का बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम द एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो ओजोनोलाइसिस करा दीजिए, पहले ओजोन का एडिशन कराइए, ओजोनाइड बनाइए, और फिर लाइसिस कराइए, और बन जाएगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन। वो डिपेंड करता है कि यहां पे ग्रुप क्या क्या है, अगर CH3 और H है या एल्किल ग्रुप और H है तो एल्डिहाइड बनेगा, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है कीटोन बनेगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो दैट इज द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज का टाइम खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट ऊपर हो गया है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। सवाल लगाइए, एक रेफरेंस बुक रखिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही देख सकते हैं, और अच्छी तरीके से आप उसको सवाल लगाइए, देखते रहिए कहाँ पे आपका सवाल सही हो रहा है, कहाँ पे आपका सवाल गलत हो रहा है, या फिर कॉन्सेप्ट अधूरा है आपका। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके अगले रिएक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बने रहिए।